नमस्कार दोस्तों, आज आपको भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूं। आज आपको 1885 से लेकर 1951 के बीच जितने भी आंदोलन हुए, जितने पैक्ट हुए, जितने भी कांड हुए, उन सब के बारे में आज इतिहास से आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसको देखें और समझें। चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। प्रमुख आंदोलन और प्रमुख समझौते हैं, जैसे होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविल समझौता, पूना पैक्ट, जालियांवाला बाग, शिमला समझौता, भूदान आंदोलन। इन सभी आंदोलन और पैक्ट के बारे में इस वीडियो में सबको कवर किया गया है। शॉर्ट वीडियो में आप आसानी से भारत के प्रमुख घटनाओं के बारे में आसानी से जान सकते हैं, जो कि आपके प्रमुख कंपटीशन की परीक्षाओं में आने वाले हैं। और आप एक ही वीडियो में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाओं को आसानी से कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, शॉर्ट में इसको एओ ह्यूम्स के नाम से भी जानते हैं, जो स्कॉटलैंड के थे। स्थान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर किया गया, तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जहां कांग्रेस की सबसे पहली बैठक की गई थी और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी गई। वायसराय लॉर्ड डफरिन था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा और आगे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से ही जाना जाने लगा। सबसे पहले होम रूल आंदोलन 1916 में किया गया। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित है। होम रूल भारत में बाल गंगाधर तिलक और जो बेलगांव में है, पुणे में एनी बेसेंट इसकी अगुवाई किए थे। होम रूल आंदोलन, आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित होकर भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना किया गया और इस आंदोलन में मुख्य रूप से भारत अपने ही नियम कायदे कानून को लागू रखने के लिए होम रूल की स्थापना किए थे। बाल गंगाधर तिलक बेलगांव पुणे में, एनी बेसेंट मद्रास में। रॉलेट अब आपको बताने जा रहा हूं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया और इस आंदोलन की शुरुआत 19 मार्च 1919 ईस्वी को इसकी नींव रखी गई। जैसा कि आप जानते हैं, रॉलेट एक्ट भारत का एक काला कानून के रूप में देखा जाता था। यह काला कानून इसलिए कहा जाता था कि जिस व्यक्ति पर अगर संदेह होता था तो वह बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए इसे काला कानून के नाम से भी जानते थे। उस समय पंजाब के दो क्रांतिकारी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को
अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट भारत आया, लागू हुआ और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके लिए पंजाब में एक आंदोलन चलाया गया, एक आम सभा रखी गई थी जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण ढंग से सभा का आयोजन किया गया था और उस सभा में सभी लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सरकार से कोई भी पद्म भूषण या पद्मश्री का अवार्ड लेने के बाद सरकार से रुष्ट होकर के जब उसकी अवहेलना करता है तो उस सम्मान को सरकार के पास वापस कर देता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज शासनकाल में महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, जो इन दोनों महापुरुषों ने अंग्रेज को अपनी उपाधि वापस कर दिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। हंटर कमीशन का काम इसलिए नियुक्त किया गया कि ताकि इसमें गलती किसकी थी उस गलती को ढूंढ के निकाल सके और इंसाफ हो सके। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जैसा कि हंटर कमीशन के जांच के बाद रिपोर्ट आया कि 379 व्यक्ति ही मारे गए थे, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार जालियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक व्यक्ति ने जनरल डायर को सहयोग किया था। कभी कभी अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले परीक्षाओं में कभी भी यह बात पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो वह था हंसराज नामक भारतीय नागरिक ने जनरल डायर को सहयोग किया था। अब है खिलाफत आंदोलन। जैसा कि खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन क्यों किया गया? तो तुर्की में जो मुस्लिम एक पद था, सर्वोच्च पद खलीफा, उस खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। उस खलीफा पद को समाप्त करने के बाद पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पद का सम्मान करने के लिए और बहिष्कार करने के लिए तथा इसका समर्थन में पूरे विश्व के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 2 अली बंधुओं ने किया था। 2 अली बंधु के नाम से ही जाने जाते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली महात्मा गांधी के समक्ष जाकर भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए अगुवाई किए थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। असहयोग का अर्थ ही होता है सरकार का सहयोग नहीं करना, सरकार की बात को नहीं मानना, सरकार की किसी तरह से सहयोग करने से दूर रहना। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था,
जबकि बीच में ही इन्हें वापस ले लिया गया था। इसका मुख्य कारण था चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में घटना एक निर्मम हत्या वाला घटना था जो घट गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे। अब ये घटना कैसे हुई, कब हुई? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1919 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। इससे 23 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जब शांतिपूर्ण ढंग से असहयोग आंदोलनकारियों ने रोड में मार्च कर रहे थे, उस समय पुलिस अधिकारियों ने उस पर गोली बरसाई, जिससे आक्रोशित होकर के चौरी चौरा थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया, जिसके कारण 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। खिलाफत आंदोलन, जैसा कि पीछे बताए थे, खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा एक पद था जिसका पद समाप्त कर दिया गया था। तो भारत में भी अंग्रेज थे और यहाँ भी मुस्लिम लोग थे। मुस्लिम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए पूरे विश्व को समर्थन किया और भारत में खिलाफत आंदोलन 2 अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली, मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे, अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब अंग्रेज के कानून या उनके बातों को नहीं मानना और उनके सभी प्रकार के वस्तुओं को बहिष्कार करना, बात नहीं मानना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखे थे और इसका परिणाम मांग रखे किसके पास? तो वायसराय लॉर्ड इरविन के पास। लॉर्ड इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। कौन किए थे? महात्मा गांधी। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखे वायसराय लॉर्ड इरविन के पास। लॉर्ड इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी शुरू कर दिए। अब है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, जैसा कि गोलमेज कहने से ही इसका पता चलता है कि मेज कैसा है, तो गोल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो चार कोने का जो टेबल होता है, उसमें यहाँ जो होता है सो मुख्य व्यक्ति होता है। उसके बाद अन्य सदस्य दोनों तरफ होते हैं। घर में भी देखते हैं डाइनिंग टेबल या जहाँ खाना खाने वाला टेबल होता है, वहाँ एक बीच में कुर्सी होता है, उसमें घर के मुखिया रहते हैं, बाद में किनारे किनारे अन्य सदस्य आकर के बैठते हैं। इसमें पता चलता है किसका अधिक पावर है, किसका कम पावर है, कौन मुखिया है, कौन सदस्य है। लेकिन गोल मेज कहने का मतलब है कि ये गोल राउंड टेबल है और उसके चारों तरफ सदस्य बैठे हुए हैं, जिसमें किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन जब चलाए तो उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कहाँ बुलाए? लंदन। किस लिए? तो गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930, 1931, 1932 में। ये तीनों बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? तो लंदन में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारतीय नागरिक भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तिथि था 12 नवंबर 1930। स्थान कहाँ था? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया क्योंकि ये बहिष्कार आंदोलन किए हुए थे। कांग्रेस बहिष्कार आंदोलन और सहयोग आंदोलन में लगा हुआ था, इसलिए इसका बहिष्कार करते हुए इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। तो भाग कौन लिया था? तो मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली। ये प्रमुख मुस्लिम लीग के नेता लोग जा करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दलित वर्ग का नेता जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जा करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। अब इसके बीच में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन, ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसी समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी भी हुई थी। लॉर्ड इरविन की शर्तें थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार न किया जाए। लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के सामने अर्थात कांग्रेस के सामने कुछ शर्तें रखी और बुलाया लंदन बातचीत करने के लिए। उनका शर्त क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आवे और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं किया जाए। जैसा कि आपको बता दें, बहिष्कार आंदोलन में अंग्रेजी सभी प्रकार की वस्तुएं जो भारत में बिकती थी या प्रयोग करते थे उसका सभी लोग बहिष्कार करने लगे थे, जिसके कारण अंग्रेजी वस्तुओं धीरे धीरे भारत में बिक्री कम हो गया था, उसका प्रयोग करना बंद कर दिया था। महात्मा गांधी जी की भी जब लॉर्ड इरविन ने अपनी शर्तें रखे तो उस समय महात्मा गांधी भी अपना 11 सूत्री जो मांग था उनके सामने प्रस्तुत कर दिए। आप प्रस्तुत किए। अब इसके आगे 11 सूत्री मांग निम्नलिखित प्रकार से है। 11 सूत्री मांग, जैसा कि महात्मा गांधी ने 11 प्रकार के मांगों को इरविन के सामने रखे। पहला था पूर्ण रूप से शराबबंदी, दूसरा में था विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दिया जाए, तीसरा में था भूमि लगान आधा और उस पर काउंसिलिंग का नियोजन रहे, चौथा में नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, पांचवा में सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी किया जाए, छठा में बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए, सातवां में था विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध लगाया जाए, आठवां में भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित और इसके लिए कानून का निर्माण हो, नौवां में था सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, दसवां में था गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण हो, 11 में था आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दिया जाए। इसमें से दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसका आयोजन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को किया गया था। स्थान था सेंट पॉल पैलेस, लंदन और उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। इसमें शामिल होने वाले सदस्य थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा था दलित वर्ग के बाबा साहब आम्बेडकर और तीसरा थे कांग्रेस के महात्मा गांधी। चूँकि महात्मा गांधी उस समय अपने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किए थे तो अंग्रेज लोग कहा कि आइए आपका भी बात सुना जाएगा और आपका भी शर्त मानेंगे। तब गांधी जी कौन सा जहाज़ में बैठकर गए थे लंदन? गांधी जी ने एस राजपूताना ये जो जहाज़ था इसी से बैठ कर के वह लंदन गए थे। फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि लंदन में गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था, तो फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोले थे।
तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कुछ खास नहीं था। इसकी तिथि थी 1932 ईस्वी और स्थान था लंदन। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन और स्थान था लंदन। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में, चूँकि महात्मा गांधी को उस समय यरवदा के पूना में जो यरवदा जेल था वहीं इनको रखा गया था, तो पूना में एक सम्मेलन किया गया था, एक समझौता किया गया था। और पूना में जो समझौता किया गया था उसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच यह समझौता हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ था? केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों में 18%, जैसा कि आज भी SC ST के लिए सीट आरक्षण दिया गया है, उस समय बाबा साहेब आम्बेडकर ने प्रस्ताव रखे थे कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% बढ़ा दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। ये पूना समझौता के प्रमुख परिणाम निकल के सामने आया था। जैसा कि आपको अभी बता चुके हैं कि पूना पैक्ट, जो पूना समझौता था, 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल जो पुणे में है, जहाँ महात्मा गांधी को रखा गया था, और वहीं एक समझौता हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग किए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 24 मार्च 1940 ईस्वी को सबसे पहले अलग पाकिस्तान की मांग किए थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। भारत के विभाजन करने का जो योजना था, पहला भारत का जो वायसराय था माउंटबेटन, उन्होंने विभाजन के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। उसमें से भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की मानना था कि वह 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो चिन्ह लाल जो रेखांकित दिया गया है, ये दोनों तरफ जो लाल निशान जो दिया गया है, चिन्हित किया गया है, ये रेड क्लिप जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया, उसका नाम रखा गया रेड क्लिप रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के अलग करने की रेखा है। एक इधर पूर्वी तरफ जो रेड खींचा गया, ये है पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींचा गया, उसका नाम रखा गया रेड क्लिप। भूदान 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसमें भूदान में संत विनोबा भावे ने जमींदारों, बड़े बड़े किसानों, साहूकारों से भूमि को दान करने के लिए कहे और गरीब किसान वर्ग को भूमि, वही दान वाला भूमि गरीब किसानों को देने के लिए सबको प्रेरित किए। और बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार, साहूकार लोग भूमि दान भी दिए। उसमें से पहला व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी जो थे, ये पहले किसान भूमि दान देने वाले प्रथम व्यक्ति थे, सबसे पहले भूमि दान किए थे। और संत विनोबा भावे का यह काम बहुत ही सराहनीय रहा और यह आंदोलन, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे द्वारा चलाया गया, सक्सेसफुल और सकारात्मक रहा, जिसके कारण आज गरीब किसानों को ज़मीन मुहैया कराया जा सका। आप इस वीडियो को देखें और कैसा लगा यह वीडियो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।